हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और हम इसको बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और इसमें लगभग सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की जो ये वीडियो है वो। तो इससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो टॉपिक है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन 3 पदों से मिलकर संसद बनी होती है। तो इसमें हम आज राष्ट्रपति जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति जी के बारे में उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कौन से भाग में है? संविधान के भाग 4 में। भाग 4 में अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति जी को बोलते हैं और ये संविधान का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति की योग्यता क्या कुछ होती है, क्या कुछ चुनने के लिए उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो सब कुछ अनुच्छेद 58 में दे रखा है। आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में दे रखा है। तो उसकी कुछ योग्यता है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भारत का नागरिक वो कैसे भी हो सकता है, वो जन्म से हो सकता है या उसने बाद में भारत की जो नागरिकता है वो ग्रहण की हो। नागरिकता किसी प्रकार से ग्रहण कर ली हो। तो इस पे बाउंडेशन नहीं है भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे कि अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति अमेरिका में सिर्फ वही व्यक्ति बन सकता है जो कि वहाँ पे जन्म लिया हुआ हो, जन्म से वहाँ का नागरिक हो। लेकिन भारत में बाध्यता नहीं है। भारत में कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति के पास अगर नागरिकता है भारत की तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष वो आयु पूर्ण कर चुका हो, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि अगर व्यक्ति को लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए जो भी योग्यताएं होती है वो योग्यताएं पूरी करनी चाहिए। और ये बात आप ध्यान रखना कि राष्ट्रपति है वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता। अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, तो उसको लोकसभा में अपनी जो सीट है वो खाली करनी पड़ती है। उसके लिए बस ये क्राइटेरिया रखा है कि लोकसभा में वो योग्य होना चाहिए निर्वाचन होने के लिए। और बेसिकली उसको कोई लाभ के पद पर है वो अर्जित नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं बैठा होना चाहिए। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद हम मान सकते हैं कि एक तरह से सरकारी जितनी भी नौकरी होती है, सरकारी नौकरी। अभी तक लाभ के पद को पूरी रूप से डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन मोटा मोटी हम इसको सरकारी नौकरी से कंपेयर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना भी चाहता है तो उसको सबसे पहले अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ना होगा, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसमें एक बात याद रखना कि जो भी राज्यपाल होते हैं या फिर सांसद होते हैं, इसके अलावा जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो होते हैं, ये सब जो होते हैं वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसको याद रखना कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन के लिए 4 प्रकार की योग्यताएं दे रखी है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी प्रकार से नागरिक हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है जन्म के आधार पर हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो और लाभ के पद पर न हो। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा इसकी चर्चा दे रखी है अनुच्छेद 54 में। आर्टिकल 54 में इसका पूरी रूप से विस्तृत रूप से दे रखा है कि आप राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार करेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से यानी जनता उसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करती, जैसे कि सांसदों का करती है, विधायकों का करती है, वैसे प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति जी का चुनाव नहीं करती। हमने जो विधायक और सांसद चुने होते हैं उनके द्वारा उनका निर्वाचन होता है, इसलिए वो अप्रत्यक्ष कहलाता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि
जो संसद या राज्य विधानमंडल होता है, जो राज्य विधानसभा होती है, उसमें दो प्रकार से सदस्यों को चुनाव होते हैं। दो प्रकार से, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है निर्वाचन द्वारा और एक होता है मनोनयन। तो निर्वाचन तो होता है कि जिसका प्रॉपर रूप से चुनाव होता है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से कोई कैसा भी चुनाव, उसका चुनाव होता है, बाकायदा चुनाव होगा और चुनाव के बाद ही वो अपने पद को ग्रहण करेगा, वो विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, जो भी बनने वो। मनोनयन होता है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को बोल देगा कि आप सांसद है, आप विधायक है, तो वो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल बोलेगा और जो संसद में है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। फिर उसके लिए चुनाव की योग्यता है वो नहीं होनी चाहिए, वो चुनाव का क्राइटेरिया से उससे बाहर हो जाता है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को सीधे तौर पर सांसद बना सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा चयनित कोई भी व्यक्ति। इसको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो निर्वाचित व्यक्ति होता है उसको चुनाव लड़ने की आवश्यकता होती है। बेसिकली यही अंतर होता है इसमें। तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो विधानसभा होगी उसके निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी दिल्ली और पुदुचेरी में जो विधानसभा है उसके जो जितने भी निर्वाचित सदस्य वो भाग लेंगे, राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो भाग लेंगे, और राज्य विधानसभा के, राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो भाग लेंगे। तो ये तीन प्रकार के व्यक्ति भाग लेते हैं। अब इनके निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेगा वो देख लेते हैं एक बार। तो इनके निर्वाचन में एक तो दोनों सदनों में मनोनीत व्यक्ति है वो भाग नहीं लेंगे। मनोनयन जो राष्ट्रपति के द्वारा बिना चुनाव के सीधे उनका चयन किया जाता है वो मनोनयन कहलाते हैं, मनोनीत व्यक्ति कहलाते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। दूसरा, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। जो भी विधानसभा में मनोनयन हुआ है राज्यपाल के द्वारा वो सदस्य भाग नहीं लेंगे, निर्वाचन वाले भाग लेंगे। और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, कहीं कहीं पे किन्हीं राज्यों में दो प्रकार के मंडल होते हैं। एक तो होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। ये द्विसदन होते हैं। हर एक राज्य में द्विसदन नहीं है, कहीं पर एकल सदन है, उसमें होती है सिर्फ विधानसभा। जहाँ जहाँ पे जिस राज्य में द्विसदन है वहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है। तो इस विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य ही भाग नहीं लेते। दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। और कोई भी विधानसभा जैसे विघटित हो गई हो तो उस विघटित विधानसभा के जो सदस्य है वो भाग नहीं लेंगे, निर्वाचित या मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग नहीं लेते। क्योंकि अगर सभा विघटित हो गई है तो उनके सदस्य अपने पद पर तो रही नहीं, उनका पद जो है वो मुक्त हो चुका है, तो उसके वो भाग नहीं लेंगे। और इसमें ये ऐसा कहा गया है कि अगर किसी एक सभा के विघटित होने से इसके चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक सभा के विघटन में ज़्यादा सदस्य होते नहीं है, बहुमत पूरे देश का होता है। राष्ट्रपति का जो पद है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। अगर एक जगह पर या दो जगह पर सभा विघटित भी हो जाती है तो भी चुनाव हो सकते हैं। तो यह आप याद रखना कि जो निर्वाचित सदस्य वो भाग लेंगे, वो बेसिकली मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता। उसके बाद राष्ट्रपति जब अपना पर्चा भरेंगे, जब अपना नाम भरेंगे, तो उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। यानी जब भी वो अपना नामांकन दर्ज करवाने जाएंगे तो उसके लिए 50 से समर्थक चाहिए कि ये व्यक्ति है वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा है। और एक बात है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए क्राइटेरिया नहीं है कि आप सिर्फ 2 बार बनोगे, 3 बार बनोगे, 1 बार बनोगे। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि 2 बार बनता है राष्ट्रपति, उसके बाद व्यक्ति नहीं बन पाता। तो भारत में ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है राष्ट्रपति जी के लिए, वो अपनी उम्र तक वो जीवन पर्यंत कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। और राष्ट्रपति निर्वाचन से अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, राष्ट्रपति निर्वाचन में कोई भी मामला होता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट की वो प्राथमिकता होती है, सुप्रीम कोर्ट में ही उसका जो है विवाद का निपटारा किया जाता है। और राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष के लिए बना रहता है।
उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी वो अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं करता। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो देश का संवैधानिक प्रमुख का जो पद है, देश का जो प्रथम पद है, देश का प्रथम नागरिक है, जिसके नाम पर सारे कार्य होते हैं, वो पद खाली ना रहे। शपथ है, जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके सामने अपनी शपथ लेता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के सामने अपनी शपथ लेगा। उसका पदत्याग कैसे होगा? तो पदत्याग कई तरीकों से हो सकता है कि एक तो अगर उसके 5 वर्ष समाप्त हो गए राष्ट्रपति पद के लिए तो 5 वर्ष की समाप्ति के बाद उसका पद समाप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे तो शपथ तो कौन दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और तीसरा एक तरीका है कि महाभियोग अगर उनके राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाए तो वो अपने पद को उनको छोड़ना होगा, अपने पद को खाली करना। और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पे दी गई है? अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61 में भाग 4 में है ये भी। तो अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने के लिए सिर्फ एक आधार है, वो है संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण। अगर लगे कि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जा सकता है। 3 तरीकों से राष्ट्रपति को अपना पद खाली करना पड़ सकता है। या तो 5 वर्ष की उनकी वर्ष की जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है, या उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप देते हैं, या फिर महाभियोग उन पर लगाया जाता है। तो महाभियोग की क्या प्रक्रिया है वो देखते हैं। तो महाभियोग को किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लाने से पहले 14 दिन की लिखित सूचना राष्ट्रपति जी को देनी होगी कि आपके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। और कम से कम ये सूचना देने के लिए या फिर ये महाभियोग लाने के लिए किसी भी सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य, यानी 25% उस अभियोग लाने के पक्ष में होने चाहिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना चाहिए। अगर इतने सदस्य नहीं हो पाते तो राष्ट्रपति को महाभियोग नहीं आएगा। और एक बार इसके ऊपर चर्चा होगी तो उसके बाद इसको विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत यानी 2/3 मत से पारित होना चाहिए, यानी जितने भी राज्यसभा और लोकसभा में सदस्य होते हैं उनके 2/3 सदस्यों के द्वारा इनको पारित करना चाहिए, तभी वो महाभियोग पारित माना जाएगा, वरना नहीं माना जाए। तो इसमें आप बात याद रखना कि 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए महाभियोग लाने के लिए, और उसके बाद महाभियोग आने के बाद 2/3 सदस्यों का या विशेष बहुमत से उसको पारित करना चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग बातें। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य है और किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। ये बाध्यता नहीं है कि अगर लोकसभा का सदस्य बनने की उनमें योग्यता होनी चाहिए तो सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। तो राष्ट्रपति को अधिकतम जो पद है वो 6 माह तक खाली रह सकता है। 6 माह के भीतर अंतराल में नए राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति जी की पद खाली हो जाता है, जैसे उनकी मृत्यु के उपरांत जैसे राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है, तो अधिकतम 6 माह तक समय होता है। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए 6 माह के अंदर अंदर। राष्ट्रपति पद समाप्ति के बाद अपने पद पर बना रह सकता है, क्योंकि शून्यता नहीं आनी चाहिए, राष्ट्रपति पद खाली नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति अपना पद 5 वर्ष की समाप्ति होगी तो उसके बाद जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो, जैसे कि बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, जैसे राष्ट्रपति का पद खाली होगा, राष्ट्रपति किसी पार्टी में चले गए, किसी विदेश दौरे में चले गए, उस समय उनका पद खाली होता है, तो उनके पद को ग्रहण कौन करता है? उनके पद को ग्रहण करता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कब तक पद को ग्रहण करेंगे? जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपना पद ग्रहण नहीं करते या वापस नहीं आ जाते, तब तक उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालेंगे और उनके पास फिर वैसी ही पावर आ जाएगी उपराष्ट्रपति के पास जैसे कि राष्ट्रपति के पास होती है। अगर मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति भी उस समय उपस्थित नहीं, अनुपस्थित है, तो फिर राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो कौन उनके कार्य का, जो उनके पद का वो ग्रहण करेगा? तो वो होगा उच्चतम न्यायालय का कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश क्रम के अनुसार। जैसे क्रम में जो भी अनुपस्थित होता जाएगा उसके बाद उसके अगले क्रम वाला जो न्यायाधीश होगा या जो जज होगा वो उसके पद को ग्रहण करेगा। तो राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेगा। उपराष्ट्रपति अगर वो भी नहीं होते हैं तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश कोई भी क्रम के अनुसार।
तो यह बात आप याद रखना। तो आज की क्लास बस इतना ही। कल की क्लास में हम देखेंगे राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां कितने प्रकार की राष्ट्रपति को पावर है, क्या उनकी वीटो पावर कौन सी है, सब कुछ कल की क्लास में देखेंगे। तो धन्यवाद। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।